अचानक से ग्रोसरी स्टोर का बिल इतना लंबा कैसे हो गया? और पेट्रोल, उसके दाम तो जैसे आसमान छूने लगे हैं। महंगाई का ये झटका हम सभी ने एकदम से महसूस किया है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इस अचानक बढ़ती कॉस्ट ऑफ लिविंग के पीछे आखिर असली वजह क्या है? चलिए आज के इस विश्लेषण में समझते हैं कि कैसे दूर किसी देश में चल रहा युद्ध सीधे आम परिवारों के बजट पर असर डाल रहा है। पूरे 55%। हाँ बिल्कुल, फरवरी 2026 में दुनिया भर में क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल की कीमतों में अचानक से लगभग 55% का भारी उछाल आया था। और यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां से एक बहुत ही घबराहट पैदा करने वाला ग्लोबल कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस शुरू हो गया। आज के इस विश्लेषण में हम इसी डोमिनो इफेक्ट को डिकोड करेंगे। ये वाकई दिलचस्प और थोड़ा डरावना भी है कि कैसे एक दूर की भौगोलिक और राजनीतिक उथल-पुथल, एक जियोपॉलिटिकल क्राइसिस, एक चेन रिएक्शन शुरू करती है और आखिर में हमारे आसपास की दुकानों के बिल्स बढ़ा देती है। समुद्र के उस पार बजे युद्ध के बिगुल से लेकर हमारी खाने की थाली तक का ये सफर बहुत कुछ क्लियर कर देगा। तो आज का हमारा एजेंडा बिल्कुल साफ है। हम इस सफर को 5 हिस्सों में बांटेंगे। पहले ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, फिर हॉर्मुज़ चोक पॉइंट का बंद होना, तीसरा ईंधन और खाद्य संकट, चौथा एक वैश्विक ऊर्जा आपातकाल और आखिर में देखेंगे ये कीमतें आगे भी इतनी हाई क्यों रहेंगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की, जो इस पूरे संकट का कैटलिस्ट था। कहानी शुरू होती है 28 फरवरी 2026 से, जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के खिलाफ एक जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर और कई टॉप ऑफिशियल्स मारे गए। अगले ही दिन यानी डे 1 पर ईरान ने तुरंत जवाबी हमला करते हुए गल्फ रीजन की एनर्जी फैसिलिटीज पर अटैक कर दिया, जिससे तेल की कीमतों में तुरंत 9% का उछाल आ गया। मार्च 2026 आते आते ब्रेंट क्रूड ऑयल में 51% की वृद्धि हो चुकी थी। हालांकि 8 अप्रैल को एक सीज फायर अनाउंस हो गया, लेकिन तब तक इकोनॉमी का बहुत बड़ा नुकसान हो चुका था। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, हॉर्मुज़ जलाद मरुमध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, एक ऐसी जगह जिसने एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट को ग्लोबल क्राइसिस बना दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दरअसल एक बहुत ही संकरा सिर्फ 21 मील चौड़ा समुद्री रास्ता है जो ईरान और ओमान के बीच में आता है। अब सोचिए ये छोटा सा रास्ता ग्लोबल इकोनॉमी के लिए कितना जरूरी है। दुनिया का 20% तेल और 20% ग्लोबल LNG यानी नेचुरल गैस इसी रास्ते से गुजरता है। सऊदी अरेबिया, इराक, कुवैत, UAE और कतार, इन सभी देशों की एनर्जी सप्लाई इसी एक चोक पॉइंट पर निर्भर करती है। तो हुआ क्या, जब ईरान ने इस रास्ते को बंद किया तो उसका तुरंत असर ये हुआ कि 140 मिलियन बैरल्स तेल समुद्र में ही फंस गया। वो आगे ही नहीं जा सका। इस वजह से ब्रेंट क्रूड ऑयल का पीक प्राइस $120 पर बैरल तक जा पहुंचा। कतार, जो पूरी दुनिया का 1/4 गैस अकेला सप्लाई करता है, उसकी एक्सपोर्ट्स बिल्कुल रुक गई और उन्हें इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ी। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक ये इतिहास का सबसे बड़ा ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस था। तीसरा हिस्सा, द फ्यूल एंड फूड शॉक। अब देखते हैं कि ये डोमिनो इफेक्ट सीधे हमारी जेब तक कैसे पहुंचा। ये सारी कहानी इन 3 स्टेप्स में समझ आती है। स्टेप 1, सप्लाई रुकते ही पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छूने लगीं। स्टेप 2, नेचुरल गैस की भारी कमी हो गई, और क्योंकि खेत में डालने वाली खाद यानी फर्टिलाइजर नेचुरल गैस से ही बनती है, इसलिए फर्टिलाइजर के दाम अचानक कई गुना बढ़ गए। और फिर स्टेप 3, जब सबसे छोटा समुद्री रास्ता बंद हो गया तो कार्गो शिप्स को बहुत लंबा रास्ता लेना पड़ा, जिससे फ्रेट, इंश्योरेंस और फ्यूल, इन सब का खर्चा बेहिसाब बढ़ गया। डेटा पर नजर डालें तो अमेरिका तक में पेट्रोल के दाम में 43% का इजाफा हुआ और डीजल के दाम तो लगभग 49% बढ़ गए। अब जरा सोचिए, ये वही डीजल है जो उन ट्रक्स को चलाता है जो किसान के खेत से अनाज को लोकल मार्केट्स तक लाते हैं। महंगा डीजल, महंगा फर्टिलाइजर और समुद्र का लंबा सफर, इन सब ने मिलकर ग्लोबल इन्फ्लेशन को इतना पुश किया कि खाने पीने की हर चीज की लागत बढ़ गई और इसका पूरा बोझ आखिर में आम लोगों पर ही आना था। अब चलते हैं चौथे पॉइंट पर, एक ग्लोबल एनर्जी इमरजेंसी। देखते हैं दुनिया ने इस पैनिक में क्या किया। दुनिया भर की सरकारों में जैसे हड़कंप मच गया था। फिलीपींस तो पहला देश बना जिसने आधिकारिक तौर पर नेशनल एनर्जी इमरजेंसी घोषित कर दी। पाकिस्तान ने तेल बचाने के लिए अपने सरकारी दफ्तरों में 4-डे वॉकिंग वीक शुरू कर दिया। उधर न्यूजीलैंड को परिवारों को राहत देने के लिए $50 के फ्यूल कैश पेमेंट्स देने पड़े। हालात इतने नाजुक थे कि IEA को ग्लोबल मार्केट को शांत करने के लिए अपने इमरजेंसी रिजर्व से पूरे 400 मिलियन बैरल्स रिलीज करने पड़े।
और ये झटका सिर्फ ऊर्जा तक ही सीमित नहीं था। यूरोप के गैस स्टोरेज लेवल्स पहले से ही गिरकर सिर्फ 30% पर थे, जिससे वहां ऊर्जा की कीमतें रातों रात दुगनी हो गई। मार्केट में इतना डर था कि इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा निकाल कर सुरक्षित जगहों पर लगाना शुरू कर दिया, और इस घबराहट में सोने की कीमत उड़कर $5,400 पर आउंस तक पहुंच गई। हालांकि 8 अप्रैल को सीज फायर जरूर हुआ, लेकिन तब तक बहुत नुकसान हो चुका था। तो अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे जरूरी पॉइंट पर। युद्ध रुक गया तो फिर कीमतें अब तक कम क्यों नहीं हुई? हम सबके एक्सपेक्टेशन यही थी कि 8 अप्रैल के सीज फायर के बाद कीमतें तुरंत नॉर्मल हो जाएंगी, राइट? पर रियलिटी काफी अलग है। जो एनर्जी प्लांट्स और रिफाइनरीज एक बार बंद हो गई थी, उन्हें दोबारा अपने पूरे कैपेसिटी पर लाने में हफ्तों लग जाते हैं। युद्ध के बाद भी उन रास्तों से गुजरने वाले जहाजों का इंश्योरेंस प्रीमियम बहुत हाई होता है, और सबसे बड़ी बात, किसानों ने जो महंगी खाद खरीदी थी उसकी कीमत तो पहले ही इस साल के फसलों में जुड़ चुकी है। ऑक्सफर्ड इकोनॉमिक्स के अनुमान के मुताबिक पीक कॉन्फ्लिक्ट के दौरान क्रूड ऑयल जो $120 पर था, वो आने वाले महीनों में भी, यानी 2026 की दूसरी तिमाही में एवरेज $113 के आसपास बना रहेगा। उम्मीद है कि 2026 के एंड तक ये धीरे धीरे $80 पर आएगा। इसका मतलब साफ है कि साउथ एशिया और अफ्रीका जैसे हिस्से जो कंप्लीटली इंपोर्ट पर डिपेंड करते हैं, उन्हें एक लंबा आर्थिक झटका और झेलना होगा। तो इस पूरे विश्लेषण को अगर समेटा जाए तो बात यह बनती है कि बेशक फिजिकल युद्ध थम गया हो और गोलियां रुक गई हों, लेकिन इकोनॉमी को जो नुकसान हुआ है उसकी पूंछ बहुत लंबी है। सप्लाई चेन में महंगाई एक बार घुस गई तो आम दुकानों के बिल्स और रोजमर्रा के खर्चे नॉर्मल होने में महीनों लग जाएंगे। इस एक्सप्लेनर को हम एक आखिरी और थोड़े सीरियस सवाल के साथ यहीं खत्म करते हैं। अगर समुंदर के सिर्फ एक 21 मील लंबे रास्ते के बंद होने भर से हमारे खाने पीने का दाम रातों रात दुगना हो सकता है, तो ये ग्लोबल सप्लाई चेन जिस पर हमारी लोकल दुकानें निर्भर हैं, दरअसल कितनी फ्रेजाइल और कमजोर है, ये वाकई विचार करने वाली बात है।